जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के अंतर्गत लेविस कोजर के संघर्ष सिद्धांत के बारे में। आज का टॉपिक एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी होगा। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन भी रख लें, जिससे जो भी ज़रूरी जानकारी आपको मिले उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि लेविस कोजर का संघर्ष के बारे में क्या विचार है, उनका संघर्ष का सिद्धांत क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विभिन्न विद्वानों द्वारा सामाजिक संघर्ष के बारे में विभिन्न तरह के विचार दिए गए हैं। सामाजिक संघर्ष के संबंध में जितने भी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, उनमें से प्रोफेसर लेविस कोजर का सिद्धांत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लेविस कोजर को संघर्ष संप्रदाय के प्रमुख सामाजिक विचारकों में उनका नाम लिया जाता है। लेविस कोजर ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में प्रस्तुत किया है। आपके इस सिद्धांत को, लेविस कोजर के संघर्ष संबंधी विचार को, जिसको कि उन्होंने द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक में उल्लेखित किया है, इस सिद्धांत को हम लोग संघर्ष का प्रकार्यवादी सिद्धांत भी कहते हैं। लेविस कोजर के संघर्ष संबंधी विचार को संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत या प्रकार्यवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि लेविस कोजर पहले ऐसे समाज वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत में संघर्ष के प्रकार्यात्मक पक्ष को उजागर करने का प्रयास किया है। उन्होंने ये दर्शाया है, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि लोगों की जो ये आम धारणा है कि सामाजिक संघर्ष केवल समाज में विघटनकारी परिणाम उत्पन्न करते हैं, वास्तव में उनकी ये धारणा गलत है। उनका ये जो विचार है कि सामाजिक संघर्ष केवल समाज में विघटन पैदा करता है, ये सही नहीं है, क्योंकि वास्तव में सामाजिक संघर्ष जो है वो विघटन के साथ साथ समाज में संगठनात्मक कार्य भी करता है। तो इस तरह से लेविस कोजर ने अपने इस संघर्ष संबंधी सिद्धांत में सामाजिक संघर्ष के इन्हीं प्रकार्यात्मक भूमिकाओं को अधिक विस्तार से उल्लेखित किया है। यानी लेविस कोजर ने अपने संघर्ष संबंधी विचारों में संघर्ष का जो प्रकार्यात्मक पक्ष है, संघर्ष की जो सामाजिक संगठन में जो भूमिका है, उसको अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए संघर्ष के विघटनकारी परिणामों की जगह पे उन्होंने संघर्ष के संगठनात्मक प्रकारों को अधिक महत्वपूर्ण माना है और इसको इसी आधार पर प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने संघर्ष संबंधी विचार को स्पष्ट करते हुए बताया है कि लेविस कोजर ने कहा है कि सामाजिक संघर्ष को समाज का एक रोग समझना भारी भूल है और संघर्ष को समाज के अध्ययन में उचित स्थान न देना वास्तव में यथार्थ से मुंह मोड़ना है। उनके कहने का अर्थ ये है, लेविस कोजर के बताने का मतलब ये है कि उन्होंने सामाजिक संघर्ष को जो एक बुराई या एक विघटनकारी तत्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसको उन्होंने कहा कि ऐसा समझना हमारी एक भूल है, क्योंकि जो संघर्ष है वो समाज में विघटन के अलावा समाज में संगठन भी उत्पन्न करता है। इसी कारण से उन्होंने कहा कि संघर्ष को समाज के अध्ययन में उचित स्थान न देना यथार्थ से मुंह मोड़ना है। कहने का आशय उनका यह है कि चूँकि हम जानते हैं कि संघर्ष जो है वो समाज का एक आधारभूत तत्व है, संघर्ष के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है।
दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें संघर्ष किसी न किसी रूप में विद्यमान ना हो। तो इस कारण से अगर संघर्ष जो है वो सभी समाजों की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विद्यमान है, और अगर हम संघर्ष को अपने अध्ययन में उचित स्थान नहीं देते हैं तो वास्तव में जो हमारा अध्ययन होगा वो एक पक्षी होगा और वास्तविकता से संबंधित नहीं होगा। तो इस तरह से लेविस कोजर ने संघर्ष का एक प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने संघर्ष को एक संगठनात्मक और एक समान योजनात्मक पक्ष पर उसके बल दिया है। लेविस कोजर ने जो अपना संघर्ष का सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने सामाजिक संघर्ष की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि संघर्ष ही वह कारण है जो समाज में अनुकूलन या सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। यानी कोजर के शब्दों में संघर्ष ही वह महत्वपूर्ण तथ्य है जो समाज में अनुकूलन या सामंजस्य उत्पन्न करता है और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति है वो संघर्ष द्वारा ही पूरी होती है। इसीलिए सामाजिक व्यवस्था में संघर्ष की जो भूमिका है वो प्रकार्यात्मक है। तो इस तरह से लेविस कोजर ने अपना जो संघर्ष संबंधी विचार है उसे संघर्ष के प्रकार्यात्मक पक्ष के आधार पर, संघर्ष के जो प्रकार्यात्मक जो भूमिकाएं हैं उसके आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया बताया है कि समाज में जो संघर्ष है वो अनुकूलन और सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है, इसके साथ साथ सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहयोग करता है। तो अगर हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से संघर्ष के इस संगठनात्मक पक्ष को, संघर्ष की इस जो सामंजस्य स्थापित करने की जो उसकी भूमिका है इसको स्पष्ट करें तो जैसे भारत में जो एक सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, आप जानते हैं कि भारत में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग साथ साथ रहते हैं। तो आप देखते होंगे कि भारत में ये जो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है वो समाज में अनेक प्रकार की समस्याओं को भी उत्पन्न करती है। समाज में जो धार्मिक असंतोष या जो धार्मिक कट्टरता, जो संप्रदायवाद है, जो क्षेत्रवाद है, जो भाषावाद है, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण ही उत्पन्न होती। लेकिन अगर आप इसका दूसरा पक्ष देखें तो जब भारत में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, भारत में जो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम चलाया गया था, उस स्वतंत्रता आंदोलन में ये जो जातीय जो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है ये बाधक के रूप में नहीं थी, बल्कि उस कार्य में आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसमें सभी जाति धर्म के लोगों ने एक साथ योगदान दिया था। सभी लोग एकजुट होकर के एक सूत्र में बंध करके भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की आज़ादी की प्राप्ति के लिए मिलजुल करके काम किए थे। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो सामाजिक सांस्कृतिक जो विविधता है जो समाज में विघटन ही उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि समाज में एकजुटता, समाज में सामंजस्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सहयोग की भावना को भी विकसित करती है। तो इस तरह से कोजर के शब्दों में जो समाज का जो संगठन है वो एक शरीर की भांति है। लेविस कोजर ने समाज की जो तुलना है वो एक शरीर संगठन से की है। उनका ये कहना है कि समाज का संगठन एक शरीर के संगठन के समान होता है और शरीर के किसी अंग में दर्द होना शरीर की बीमारी या खराबी का सूचक होता है। तो और इस दर्द को दूर करके हम शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं या दर्द को दूर करके शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से संघर्ष भी जो है वो समाज में दर्द के समान होता है और इस दर्द को, इस संघर्ष को सुलझाने से ही वास्तव में समाज का पुनर्गठन हो सकता है। अगर आप समाज को पुनर्गठित
रखना चाहते हैं, समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखना चाहते हैं, व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, तो वास्तव में ये जो संघर्ष रूपी जो दर्द है समाज का, इस दर्द को दूर करना होगा, इस दर्द का निवारण करना होगा। तभी आप सामाजिक संगठन की स्थापना कर सकते हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं। तो इसलिए जो संघर्ष है वो एक समाज की एक बुनियादी आवश्यकता है, और इस संघर्ष को हम नकार नहीं सकते, इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि संघर्ष जो है वो समाज का एक मूलभूत तत्व है। संघर्ष के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेविस कोजर के अनुसार संघर्ष के जो है वो दो संभावित परिणाम हो सकते, यानी जो सामाजिक संघर्ष की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दो तरह के परिणाम दिखाई पड़ते हैं। एक इसका संगठनात्मक परिणाम और दूसरा इसका है विघटनात्मक परिणाम। यानी हम अक्सर जो समाज वैज्ञानिकों के द्वारा संघर्ष के जो परिणाम है, इसका जो दूसरा पक्ष है विघटनकारी जो परिणाम है, जो विघटनात्मक पक्ष है, इसी पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। उनके द्वारा संगठन का जो संघर्ष का जो संगठनात्मक परिणाम है उसकी उपेक्षा की जाती है, उसकी अवहेलना की जाती है या उसकी व्याख्या नहीं की जाती है। लेकिन कोजर का कहना है कि ये सच है कि संघर्ष का जो है वो विघटनकारी परिणाम होता है, लेकिन संगठन ये जो संघर्ष है वो समाज में संगठन भी उत्पन्न करता है। इसके संगठनात्मक परिणाम भी होते हैं जिसका अध्ययन किया जाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप संगठन के संघर्ष के दोनों पक्षों का अध्ययन नहीं करेंगे तो आप सामाजिक संघर्ष की जो वास्तविकता है, सामाजिक जो व्यवस्था की जो रियलिटी है, यथार्थता है, उसको कभी भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि उन्होंने बताया कि संघर्ष के दो परिणाम हैं, दो प्रकार के संभावित परिणाम हो सकते हैं, जिसमें से जो पहला परिणाम उन्होंने बताया कि इसका संगठनात्मक परिणाम और दूसरा विघटनात्मक परिणाम, जिसकी चर्चा जो दूसरे विद्वानों के द्वारा अक्सर की जाती है। संगठनात्मक परिणाम के अंतर्गत लेविस कोजर का कहना है कि समाज के जो संघर्ष है वो समाज के आधारभूत मूल्यों को लेकर के जब संघर्ष होता है तो उसे हम आप देखते हैं कि जब समाज के आधारभूत मूल्यों को लेकर के संघर्ष होता है तो उससे क्या होता है कि समूह में एकजुटता की भावना का विकास होता है। आप यानी लेविस कोजर का कहना है कि सामाजिक संघर्ष के जो संगठनात्मक परिणाम उस अवस्था में नज़र आते हैं जबकि संघर्ष कर रहे जो विरोधी पक्ष हैं, दोनों की जो आस्था है वो समाज के कुछ आधारभूत मूल्यों में होती है, और दोनों के जो मूल्य हैं, दोनों के जो आधारभूत मूल्य हैं वो आपस में टकराते हैं। तो एक दूसरे के जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, वो आपस में टकराने के कारण उनके बीच में एक तरह का संघर्ष होता है, और ये जो संघर्ष है वो समाज में विघटन नहीं बल्कि समाज में संगठन उत्पन्न करता है। इससे समूह में एकजुटता की भावना का विकास होता है। तो इस तरह से जो संघर्ष की जो अवधारणा है वो समाज में एक तरह से प्रकार्यात्मक भूमिका को अदा करती है। इस सामाजिक संघर्ष के संगठनात्मक परिणाम को आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे भारत में जो लोकतंत्र के कुछ आधारभूत मूल्यों के आधार पर दो दल बनते हैं, एक शासक दल और एक विरोधी दल, और संसद में या विधानसभा में ये दोनों दल हैं, जो शासक दल हैं और जो विरोधी दल हैं, वो संसद के अंदर और बाहर एक दूसरे से टकराते हैं। क्यों टकराते हैं? क्योंकि दोनों के जो मूल्य हैं, जो दोनों के लक्ष्य हैं, जो दोनों के आधारभूत जो दोनों की जो मूल्यों से जो संबंधित जो टकराव है वो दोनों के बीच में उत्पन्न होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी होते हैं। इन दोनों के बीच में जो संघर्ष है वो संघर्ष का मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे के जो हित हैं वो एक दूसरे के हित आपस में टकराते हैं, और हित टकराने के कारण उनके बीच में संघर्ष उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये जो आपको लोकतंत्र के अंतर्गत जो शासक दल और विरोधी दल के बीच में जो संघर्ष आपको सड़क पर और संसद या विधानसभा के अंदर आपको दिखाई पड़ता है,
ये वास्तव में संघर्ष नहीं होता है, ये समाज में संगठन को उत्पन्न करता है, क्योंकि इस संघर्ष के माध्यम से वो जो लोकतंत्र की जो भावना है, जो लोकहित है, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। और आप देखते हैं कि जब ये जो राजनीतिक दल हैं वो आपस में तो टकराते हैं, लेकिन जब किसी विदेशी बाहरी जो देश हैं या जो बाहरी जो शक्तियां हैं वो भारत के विरुद्ध कोई कार्य करती हैं, कोई कमेंट करती हैं, तो ऐसी दशा में जो भारत के जो सभी जो राजनीतिक दल हैं वो एकजुट होकर के शत्रु का या जो विरोधी जो ताकतें हैं उनका मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास करते हैं। आप जो भारत और जो पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध होता है, जो छद्म युद्ध चलता है, उस छद्म युद्ध के समय आप देखते हैं कि जो भारत के जो सभी संप्रदाय हैं, सभी जो वर्ग हैं, सभी जो राजनीतिक दल हैं, उनके बीच में एक तरह की एकता दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से ये जो सामाजिक संघर्ष की जो प्रक्रिया है वो समाज में सामाजिक संगठन की उत्पत्ति करती है, समाज में के संगठन को मजबूत करती है, सामाजिक जो एकता है जो उसको और अधिक उसमें मजबूती लाती है। इसके विपरीत जो संगठन का जो दूसरा परिणाम, संघर्ष का जो दूसरा परिणाम है वो इसका विघटनकारी परिणाम होता है। ये तब उत्पन्न होता है जब संघर्ष कर रहे वर्गों और गुटों में समाज के आधारभूत मूल्यों में कोई आस्था नहीं होती है और वो एक दूसरे को मिटा देने की भावना पर आधारित होकर के संघर्ष करते हैं। और इस तरह के जो संघर्ष होते हैं, इस तरह के जो परिणाम होते हैं, विघटनकारी जो परिणाम होते हैं, वो समाज में अशांति, अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। कोजर के शब्दों में ये जो संघर्ष का जो है वो अकार्यात्मक परिणाम होता है, इसका अकार्यात्मक पक्ष होता है। तो इस तरह से लेविस कोजर ने संघर्ष के दोनों पक्षों का उल्लेख किया है, एक उसके संगठनात्मक पक्ष का और दूसरा जो है वो इसके विघटनात्मक पक्ष का उल्लेख किया है। लेकिन लेविस कोजर का ये कहना है कि जो समाज की जो संपूर्ण प्रगति है वो इसी प्रतिस्पर्धा पर, इसी संघर्ष की भावना पर आधारित होती है। और अगर आप वास्तव में समाज में प्रगति चाहते हैं, समाज का विकास चाहते हैं, तो आपको संघर्ष से भी रूबरू होना होगा, आपको संघर्ष को भी स्वीकार करना होगा, इसको आप उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लेविस कोजर का कहना है कि यदि संघर्ष के इन अकार्यों को निकाल दिया जाए तो संघर्ष समाज के लिए हितकर ही होता है। संघर्ष जो है वो समूह में के निर्माण में, समाज के निर्माण में, समाज में एक तरह से प्रगति और स्थायित्व की मात्रा में विकास करने के लिए संघर्ष जो है वो एक अनिवार्य या मौलिक तत्व होता है। लेविस कोजर के ही शब्दों में उन्होंने कहा कि यदि संघर्ष के जो अकार्यात्मक पक्ष हैं, जो उसके दुष्परिणाम हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो संघर्ष जो है वो समाज में एक तरह से संगठन उत्पन्न करता है, समाज के लिए हितकारी होता है और ये समाज में प्रगति और समाज के स्थायित्व का निर्माण करता है, समाज में स्थायित्व उत्पन्न करता है। तो इस तरह से जो संघर्ष है वो समाज में एक तरह के में प्रकार्यात्मक भूमिका का निर्वहन करता है। आगे के अध्ययन में लेविस कोजर ने संघर्ष के दो महत्वपूर्ण प्रकारों का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि संघर्ष मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक जो है वो यथार्थवादी संघर्ष यानी रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा होता है अवास्तविक संघर्ष। हम लोग समझते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि यथार्थवादी संघर्ष क्या है और अयथार्थवादी या अवास्तविक संघर्ष से लेविस कोजर का क्या कहने का आशय है। लेविस कोजर ने ये जो दो संघर्ष के जो दो प्रकार बताए हैं वो संघर्ष के जो समाज में जो कुछ लक्ष्य होते हैं उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के आधार पर जो व्यक्ति का जो प्रयास होता है उसी के आधार पर उन्होंने संघर्ष को दो भागों में विभाजित किया है। जैसे पहले जो नंबर पर पहले प्रकार के अंतर्गत उन्होंने जो संघर्ष का जो यथार्थवादी संघर्ष का उल्लेख किया है उसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि समाज के सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताएं जब पूरी नहीं होती हैं तो उनके बीच में, उनके मन में निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं और वे संघर्ष की ओर उद्यत होते हैं, यानी वो संघर्ष की ओर प्रेरित होते हैं। यानी जब यथार्थवादी संघर्ष का से आशय
कोजर का ये है कि जब समाज में सदस्यों की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं होंगी, तो उन मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो संघर्ष होता है उसको उन्होंने यथार्थवादी संघर्ष के रूप में परिभाषित किया है। और यथार्थवादी संघर्ष को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि ये जो यथार्थवादी संघर्ष होता है, जो वास्तविक संघर्ष होता है, वो लक्ष्य या परिणाम के प्रति अधिक उसमें ध्यान दिया जाता है। यानी जो यथार्थवादी संघर्ष है उसकी विशेषता ये होती है कि यथार्थवादी संघर्ष के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया जाता है। यानी जो संघर्ष होता है उसका एक विशेष लक्ष्य होता है और उसी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समाज के जो विभिन्न पक्ष हैं, जो समाज के जो विभिन्न गुट हैं, उनके द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया जाता है। यानी जो संघर्ष है वो समाज में समाज के कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या कुछ ठोस परिणामों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हम अगर एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करें तो चुनाव की प्रक्रिया में दो उम्मीदवार होते हैं और दोनों जो उम्मीदवार होते हैं वो अपने अपने पक्ष में प्रचार करते हैं और अपने अपने पक्ष में प्रचार करके एक दूसरे की जो है वो बुराइयों को एक समाज के सामने लाने का प्रयास करते हैं। तो इस संघर्ष के माध्यम से वो अपने जो लक्ष्य हैं, अपने जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो यथार्थवादी संघर्ष से जो लेविस कोजर का जो आशय है वो ऐसे संघर्ष से है जब संघर्ष किसी लक्ष्य या किसी परिणामों को लेकर के किया जाए, कुछ विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जब समाज में संघर्ष होता है तो उन्होंने ऐसे संघर्ष को एक यथार्थवादी संघर्ष या फिर वास्तविक संघर्ष के रूप में स्पष्ट किया है। दूसरा जो संघर्ष है जो कि अवास्तविक संघर्ष होता है, जो समाज के एक वर्ग जिसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और दूसरा जिसकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, जब इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है तो उसको उन्होंने अवास्तविक संघर्ष के रूप में स्पष्ट किया है। यानी समाज में दो वर्ग हो गए, एक वर्ग जिसकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं और दूसरा वर्ग जिसकी आवश्यकताएं किसी कारणवश पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो जब इन दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष होगा तो इसको उन्होंने अवास्तविक संघर्ष के रूप में परिभाषित किया। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब संघर्ष की जो प्रकृति है वो वर्गों से जुड़ जाएगी, दो वर्गों के बीच में होगा तो ये अवास्तविक संघर्ष होगा। और जब एक वर्ग के द्वारा अपने कुछ मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कुछ लक्ष्यों या परिणामों को हासिल करने के लिए अगर संघर्ष किया जाता है तो उसे वास्तविक संघर्ष कहा जाएगा, उसे यथार्थवादी संघर्ष कहा जाएगा। अवास्तविक संघर्ष के अंतर्गत जो आधारभूत लक्ष्य हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो मूल्य हैं या जो परिणाम है उनका अभाव होता है, उनसे उसका कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जो अवास्तविक संघर्ष है या अयथार्थवादी संघर्ष है इसमें न तो लक्ष्य स्पष्ट होता है और न ही कोई इसका विशिष्ट उद्देश्य होता है। इसमें किसी प्रकार के विशेष परिणाम को हासिल करने के लिए संघर्ष नहीं किया जाता है। लेविस कोजर का कहना है कि इस तरह के संघर्ष में, अवास्तविक संघर्ष में जो संघर्ष की जो भावना होती है वो ये होती है कि हमें कुछ मिले या ना मिले लेकिन विरोधी को कुछ नुकसान पहुंच जाए। इस भावना के आधार पर जब संघर्ष होता है तो ऐसे संघर्ष को लेविस कोजर ने कहा कि ये संघर्ष जो है वो अवास्तविक संघर्ष है, यथार्थवादी संघर्ष है। जैसे मजदूरों के द्वारा पूंजीपतियों के विरुद्ध जो हड़ताल किया जाता है, जो तोड़फोड़ की जाती है, तालाबंदी की जाती है, तो जिसमें कि उनको कुछ विशेष हासिल नहीं होता है, तो जिसमें वो अधिक से अधिक जो पूंजीपतियों का नुकसान करने की बात सोचते हैं, तो उसी नुकसान को ध्यान में रख कर के वो ये इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं, तालाबंदी करते हैं या तोड़फोड़ करते हैं। तो इस तरह के संघर्ष को लेविस कोजर ने अवास्तविक संघर्ष के रूप में स्पष्ट किया है, क्योंकि ये जो अवास्तविक संघर्ष होता है वो अक्सर जो है वो समाज में विघटनकारी परिणाम उत्पन्न करता है। तो इस तरह से अपने संघर्ष के दो प्रकारों के माध्यम से उन्होंने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि संघर्ष का जो यथार्थवादी संघर्ष है वो समाज में संगठन को उत्पन्न करता है, सामाजिक एकता को
उत्पन्न करता है, क्योंकि ये जो है वो समाज के मूल्यों को लेकर के, समाज के कुछ विशेष लक्ष्यों और उद्देश्यों को लेकर के संघर्ष किया जाता है। तो इस कारण से ये जो संघर्ष है, यथार्थवादी संघर्ष है, वो समाज में एक तरह से प्रकार्यात्मक भूमिका को अदा करता है। लेकिन जो इसका दूसरा प्रकार है, जो अवास्तविक संघर्ष है, वो समाज में विघटनकारी परिणाम उत्पन्न करता है, समाज में विसंगति उत्पन्न करता है। अंत में लेविस कोजर ने संघर्ष का जो प्रकार्यात्मक अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया है, उस प्रकार्यात्मक विश्लेषण में उन्होंने संघर्ष की जो प्रकार्यात्मक भूमिका है, समाज के साथ उसका जो प्रकार्यात्मक संबंध है, उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आपकी अध्ययन की सुविधा के लिए इसको हमने पॉइंट वाइज इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि लेविस कोजर ने समाज और संघर्ष के बीच में जो प्रकार्यात्मक संबंध है, उन संबंधों को किस तरह से प्रस्तुत किया है, किस तरह से इसको समझाने का प्रयास किया है। जैसे समाज में जो संघर्ष की जो प्रकार्यात्मक भूमिका को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताने का प्रयास किया कि वे आंतरिक संघर्ष जिनका संबंध समाज के आधारभूत मूल्यों से होता है, वो सामाजिक संरचना के लिए सकारात्मक प्रकार्य करते हैं। यानी ऐसे संघर्ष जिनका संबंध समाज के आधारभूत लक्ष्यों से होता है, आधारभूत मूल्यों से होता है, वो समाज में एक तरह से सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं, समाज में संगठन को उत्पन्न करते हैं। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई कि वे संघर्ष जो समाज के आधारभूत लक्ष्यों या मूल्यों पर आधारित नहीं होते हैं, वो समाज में के लिए विघटनकारी होते हैं, समाज में एक तरह से वो व्याधि की स्थिति के रूप में होते हैं और वो सामाजिक संरचना के लिए घातक होते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने बताई वो ये कि समूह में सदस्यों के बीच घनिष्ठता जितनी अधिक होगी, संघर्ष भी उतना ही प्रचंड होगा। यानी लेविस कोजर ने ये बताने का प्रयास किया कि जहाँ समूह के सदस्य अपने सदस्य से संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में सम्मिलित होते हैं, यानी सामूहिक जीवन में वो भागीदार होते हैं, वहाँ वे संघर्ष को उत्पन्न नहीं होने देते। लेकिन अगर किसी कारण से वहाँ संघर्ष उत्पन्न हो जाता है तो वो संघर्ष भी प्रचंड होता है, संघर्ष का जो स्वरूप होता है वो विकराल होता है। संघर्ष की प्रकार्यात्मक भूमिका को स्पष्ट करते हुए लेविस कोजर ने अगली विशेषता या अगला इसका प्रकार्यात्मक पक्ष स्पष्ट करते हुए बताया कि ऐसे समूह जिनमें सदस्य केवल आंशिक रूप में भागीदार होते हैं, वहाँ संघर्ष के विघटनकारी होने की संभावना उतनी ही कम होती है। जैसे इसकी जो तीसरी विशेषता हमने आपको बताई थी कि संघर्ष के बीच, समूहों के बीच में व्यक्तियों में जितनी ही घनिष्ठता होगी, वहाँ पे संघर्ष भी उतना ही प्रचंड होगा। और इसके विपरीत अगर समूह में सदस्यों के जो व्यवहार हैं, जो सदस्यों के जो संबंध हैं, वो केवल औपचारिक होंगे, दिखावे के होंगे, तो ऐसे समूहों में जो संघर्ष है वो उत्पन्न नहीं होगा, और अगर उत्पन्न भी होगा तो उसका जो परिणाम होगा वो कम विघटनकारी होगा, वो कम घातक होगा। पांचवा जो विशेषता इसकी बताई उन्होंने कि संघर्ष जो है वो लचीली सामाजिक संस्थाओं में संघर्ष जो है वो अक्सर जो है वो आड़े तिरछे, एक दूसरे के आड़े तिरछे पड़ता है, और यहाँ जो संघर्ष है उसमें सामाजिक व्यवस्था में कोई दरार नहीं पड़ती है। यानी अगर सामाजिक व्यवस्था की जो संरचना है वो कठोर है तो वहाँ पर जो है वो संघर्ष का जो परिणाम है वो अधिक घातक होगा, वो विघटनकारी होगा। लेकिन अगर सामाजिक संरचना में लचीलापन है तो वहाँ पर जो संघर्ष का जो प्रभाव है वो चूँकि सीधा सीधा किसी के ऊपर नहीं पड़ता है, एक दूसरे के आड़े तिरछे पड़ता है। इस कारण से लचीली प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं में, सामाजिक संरचनाओं में संघर्ष का सामाजिक व्यवस्था पर या सामाजिक धुरी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं आता है। छठवें नंबर पर उन्होंने बताने का प्रयास किया कि सामाजिक संस्थाएं संघर्ष को निश्चित विभिन्न मात्राओं में सहन करती हैं, और संघर्ष समाज में सुरक्षा वाल्व संस्थाओं के माध्यम से क्रियाशील रहता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि लेविस कोजर ने संघर्ष को समाज में सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व के रूप में परिभाषित किया है, स्पष्ट किया है। तो ये पूछा जाता है कि संघर्ष को समाज में सुरक्षा वाल्व की संज्ञा किसने दी है, तो आप इसको याद रखें कि लेविस कोजर ने संघर्ष को समाज में सुरक्षा वाल्व के रूप में प्रस्तुत किया है।
उनका ये कहना है कि जो विभिन्न जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं उनके अंदर संघर्षों को सहन करने की क्षमताएं होती हैं। वो जो छोटे मोटे जो संघर्ष हैं वो अक्सर उन संघर्षों से अपने आप उबर जाती हैं, उससे निपट लेती हैं, उनका सामना कर लेती हैं। क्योंकि ये जो संघर्ष हैं, अगर समाज में संघर्ष होता है तो संघर्ष के साथ साथ उससे निपटने की भावना का भी विकास होता है। तो अगर आप इसका दूसरा पक्ष देखेंगे तो संघर्ष जो है वो धीरे धीरे, संघर्ष के कारण ही व्यक्ति इस तरह से क्रियाशील होता है जिससे कि वो इस तरह से प्रयासरत होता है कि जिससे उस संघर्षों से वो मुक्त हो सके, संघर्षों को वो दूर कर सके। और इस तरह से संघर्ष जो है वो अप्रत्यक्ष रूप में समाज की एकता, समाज का जो प्रगति है, समाज का जो विकास है उसको प्रेरित करता है, उसको निर्धारित करता है। अंत में हम लोग ये कह सकते हैं कि लेविस कोजर ने जो अपना संघर्ष संबंधी, संघर्ष का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसमें ही उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि सामाजिक संघर्ष को विघटनकारी बताकर एक हवा की तरह से प्रस्तुत करना उचित नहीं है। संघर्ष से विघटनकारी भी परिणाम होते हैं, परंतु संगठन के संगठनात्मक प्रकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। संघर्षों के सामाजिक प्रकार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। इस कारण से हम संघर्ष को एक विघटनकारी बता करके उससे हम पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। वास्तविकता ये है कि संघर्ष के विघटनकारी परिणाम तो होते ही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि संगठन से समाज में विघटन उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन संघर्ष से विघटन के साथ साथ कुछ संगठन भी जो है वो संगठनात्मक कार्य भी उत्पन्न होते हैं जिसकी अनदेखी, जिसकी उपेक्षा हम आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो संघर्ष की जो प्रक्रिया है वो समाज में बहुत एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और इसका जो परिणाम है, इसका जो प्रभाव है वो आने वाले समय में या समाज की जो संस्थाओं के ऊपर, इसके ऊपर उनके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। तो इस कारण से हम लोग संघर्ष की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस चर्चा के माध्यम से आशा है कि आप लेविस कोजर के संघर्ष संबंधी जो विचार हैं, उनका जो प्रकार्यात्मक व्याख्या है, इसको आप समझ पाए होंगे। अंत में आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें और साथ ही जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दबाएं, जो घंटी वाला बटन है उसको पुश करें, जिससे जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं, जो मेरे आगे के वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें।